हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। थोड़े ही टाइम में आप लोगों की कॉलेज प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आपके कॉलेज में फॉर कैंपस प्लेसमेंट एंड कैंपस इंटर्नशिप, जो आगे जाके पीपीओ में कन्वर्ट हो सकती है, उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपके कैंपस में आ रही होंगी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में दैट आर गोइंग टू बी सुपर रिलेवेंट फॉर यू एंड सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो काफ़ी सारे लोग मिस कर जाते हैं, बट दैट कैन क्रिएट अ गेम चेंजिंग सिनेरियो for your upcoming college placements. So without any further delay, let's just start. But before starting the video, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, please do consider subscribing to the channel so that we can reach out to more and more people. So let's just start. So guys, काफ़ी लोग ना अपने शुरू के फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में अपनी CGPA ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं। शुरू में तो लगता है क्या ही फ़र्क पड़ता है, फाइनली तो एक्चुअल जो काम करना है उसमें और जो ये CGPA लाने के लिए पढ़ना पड़ता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दैट्स एक्चुअली ट्रू, बट ये CGPA ना एक बहुत ज़्यादा बॉटलनेक क्रिएट करता है। कब? जब तुम्हारे पास कंपनीज आ रही होंगी, तुम्हारे कैंपस में कंपनीज आ रही होंगी, तो मे बी लेट्स से तुम्हारे कैंपस में 1500 स्टूडेंट्स हैं जो किसी कंपनी के लिए एलिजिबल है। यार वो 1500 स्टूडेंट्स का ना रेज्यूमे नहीं पढ़ सकते, चाहे कितना भी बढ़िया रेज्यूमे हो हर बच्चे का। 1500 बच्चों का रेज्यूमे पढ़ना मोस्ट प्रॉब्ली उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 या 2 दिन में उनको अपनी पूरी प्लेसमेंट रैप अप करनी पड़ती है। सो इसलिए ना वो एलिमिनेशन क्राइटेरियाज रखते हैं, जिसमें सबसे ऊपर एलिमिनेशन क्राइटेरिया ना ये CGPA होता है। तो जैसे कई बारी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो DTU में थे, NSIT में थे, वहाँ पे कंपनीज आती थी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, RCGM, राइट। इनका CGPA का कट ऑफ होता था कि यार 7 CGPA से नीचे के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, या फिर 8 CGPA से नीचे के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है, एक बेयर मिनिमम CGPA तो मेंटेन करके ही चलनी है। तो आप अपने कैंपस में अपने सीनियर से बात कर सकते हो जिनकी पहले प्लेसमेंट सीजन आ चुकी है, उनको पता होता है कि कौन सी कंपनीज का क्या ओवरऑल CGPA क्राइटेरिया होता है, और तुम्हें मेंटेन करना है एटलीस्ट वो बेयर मिनिमम। मेरे हिसाब से अगर तुम 8+ मेंटेन करते हो तब तो तुम्हारे लिए बहुत ही एक्सेलेंट सिचुएशन है, बट एटलीस्ट 7.5 अब मेंटेन कर रहे हो तो भी मोस्टली कंपनीज के लिए तुम एलिजिबल रहने वाले हो। डेफिनेटली अपनी CGPA को 7 से नीचे नहीं करने देना है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे में बहुत ज़्यादा बढ़िया कोडिंग टैलेंट हो, बट तुम्हें वो कभी शोकेस करने का मौका ही नहीं मिलेगा कैंपस प्लेसमेंट में, एंड देन यू हैव टू गो फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। अब देखो यार, जैसे मैंने बात करी कि कंपनीज को ना वो 1500 बच्चों में से एलिमिनेशन करना है। पहला क्राइटेरिया तो CGPA होता ही है या फिर रेज्यूमे होता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है तुम्हारा कोडिंग टेस्ट। 99% ऑफ द टाइम कैंपस प्लेसमेंट में कोडिंग टेस्ट हो ही रहा होता है, और इसके लिए मैंने देखा है काफ़ी बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं होते। कोडिंग टेस्ट एक बहुत ही कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट होता है यार। 60 मिनट में 2 क्वेश्चंस करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का मोस्टली टेस्ट होता है, या फिर थोड़े बहुत कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के बारे में कुछ पूछा जाता है। ये बहुत ही टाइम कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट का टेस्ट होता है, और आई बिलीव सबको इस टाइप के टेस्ट के लिए ना प्रिपेयर कर लेना चाहिए। लीड कोड पे कॉन्टेस्ट होते हैं, कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट होते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अब इमर्ज करने लग गए हैं जहाँ पे आप जाकर एक्चुअल में सिमिलर कोडिंग एनवायरनमेंट को और सिमिलर कोडिंग टेस्ट को सिमुलेट कर सकते हो। इसमें ये नहीं है कि आपको सेम क्वेश्चन ही आ जाएगा कोडिंग टेस्ट में, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका ना टेम्परामेंट बनना चाहिए कि यार मतलब एक इजी क्वेश्चन है ना, वो 15 मिनट में सॉल्व हो जाए या 10 मिनट में सॉल्व हो जाए, ताकि जो दूसरा मीडियम है हार्ड क्वेश्चन उसके लिए 40-45 मिनट्स आप बचा पाओ। ये वाला टेम्परामेंट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट के बाद ही तुम देखोगे मोस्टली 70 to 80% ऑफ द पीपल जो रेज्यूमे या CGPA शॉर्टलिस्टिंग के बाद आए थे, वो सारे 70% पीपल एक्चुअली शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, राइट। इनफैक्ट इन ऑफ कैंपस सिनेरियोज ऑल्सो अगर ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट इन्वॉल्व है तो वो बहुत ज़्यादा बल्क में एलिमिनेशन करने में कंपनीज को हेल्प करता है। सो डू प्रिपेयर फॉर योर ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट वेल। अब देखो यार, एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो जो मैंने रीसेंट जो भी रिसेशन था, या फिर 2020 में जब कोविड आ गया था तब जो रिसेशन आ रहा था, उस टाइम में एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कैंपस से प्लेसमेंट ली। फॉर एग्जांपल तुमने किसी XYZ कंपनी में प्लेसमेंट ली, बट क्योंकि तुमने जैसी तुम्हारी प्लेसमेंट हुई उसके बाद तुमने पूरा बचे हुए 4th ईयर या 3rd ईयर जो भी था मस्त चिल करा। अब ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन या फिर अननोन सिचुएशंस आ जाती हैं जिससे कंपनीज या तो अपनी हायरिंग डेफर कर देती हैं या फिर ऑफर्स रिवोक भी कर लेती हैं। ऐसी सिचुएशन उन बच्चों के लिए डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक होती है जिनके पास एक लौता सोल ऑफर वही होता है। कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि तुमने अगर एक ऑफर ले लिया तो फिर 2x या 3x पैकेज का ही ऑफर तुम या फिर नेक्स्ट इंटरव्यू तुम दे सकते हो। तो ऐसा नहीं तुम्हें उस 2x या 3x पैकेज के कंपनी का वेट करना है, तुम ऑफ कैंपस अप्लाई करना स्टार्ट करो। देखो, तुम कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहोगे जहाँ पे तुम एक ही ऑफर पे रिलाई कर रहे थे, नेक्स्ट आने वाली पूरी जिंदगी उसी जॉब से स्टार्ट होने वाली थी, पूरा करियर उस पर डिपेंड कर रहा था, और वो ऑफर डेफर हो गया या फिर रिवोक हो गया। इस केसेस में एक्चुअल में बैकअप्स होना जो कि तुम्हारे पास ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज से आ सकता है, एटलीस्ट 1 या 2 बैकअप होना
बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज देर इज़ वेरी लेस चांस कि मतलब सारी कंपनीज ही ऑल टुगेदर तुम्हारे सारे ऑफर्स रिवोक कर देंगी या लेट से डेफर कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा था कि जब मैं कॉलेज से मतलब कॉलेज से पास आउट होने वाला था, तो मेन जो मेरे पास 2 मेजर ऑफर्स थे वो थे लिंक्डइन के और स्प्रिंकलर के। मेरे केस में ऑल दोनों ही डेफर हो गए थे, कोई रिवोक नहीं हुआ था, बट इमीडिएटली आई स्टार्टेड गेटिंग काउंटर ऑफर्स, राइट। ऑफ कैंपस अप्लाई करके मैंने और काउंटर्स ऑफर्स भी निकाले, और देन इवेंचुअली लिंक्डइन में मेरे को ऑनबोर्ड कर लिया गया था, राइट। सो ये वाली सिचुएशंस काफ़ी सारे लोगों के साथ मैंने होती देखी है रिसेंटली। 6-6, 8-8 महीने तक वो अपने ऑनबोर्डिंग डेट का वेट कर रहे होते हैं, बाद में और भी कुछ न्यूज़ आती है कि मतलब और डिले हो गया या एक्चुअली रिवोक हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। सो डू मेक श्योर दैट यू हैव बैकअप्स हैंडी विद यू। अब देखो यार, कॉलेज प्लेसमेंट में मैंने देखा है कि बच्चे ना डीएसए पे दबा के फोकस करते हैं, अच्छी बात है। कैंपस प्लेसमेंट में डीएसए पूछा भी बहुत ज़्यादा जाता है, तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो तुम गलत कर रहे हो। बट एक चीज़ मुझे लगता है जो काफ़ी लोग मिस करते हैं वो है कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल जैसे सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स या ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिर भी काफ़ी लोगों को आता होता है, क्योंकि मान लो तुमने बैक एंड फ्रंट एंड के मतलब फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाया या बैक एंड के प्रोजेक्ट बनाए, तो थोड़ा बहुत डेटाबेस से इंटरेक्शन तो तुम कर ही लेते हो। बट लोग ना नेटवर्किंग के इंटरनल्स को या ओएस के इंटरनल्स को ढंग से समझते नहीं है। और कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे जब ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, तो वहाँ पे एमसीक्यूज की फॉर्म में, या फिर जब जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो सिर्फ डीएसए पे रिलाई नहीं करती, थोड़ा बहुत तुम्हारे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स को ग्रिल करती हैं। जब वो कंपनीज क्वेश्चंस पूछने लगती है ना, लेट मी गिव एन एग्जांपल लाइक पोस्टमैन। आई एम नॉट श्योर पोस्टमैन कोई कॉलेज विजिट करती है या नहीं करती, बट अगर तुम पोस्टमैन के इंटरव्यूज दोगे ना, तो वो ऐसा नहीं है वो डीएसए के पीछे नहीं भाग रहे होते। वो तुमसे देखेंगे यार तुम्हें नेटवर्किंग की कितनी नॉलेज है, तुम्हें डेटाबेसेस की कितनी नॉलेज है, ओएस लेवल पे, डिस्क लेवल पे तुम्हें क्या चीजें समझ में आती हैं अबाउट अ कंप्यूटर। इफ यू आर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो कंप्यूटर के बारे में जानते क्या हो तुम, राइट। बट काफ़ी लोग ना ये चीज़ निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट वो लोग पढ़ते हैं सिर्फ कॉलेज के कॉलेज के एग्जाम्स को पास करने के लिए। सो आई वुड से कि यार जब भी ये सब्जेक्ट तुम्हारे करिकुलम में आता है ना, उसको काफ़ी इन डेप्थ पढ़ो, ताकि प्लेसमेंट के टाइम पे तुम्हें इसको अलग से पढ़ने का प्रेशर भी ना रहे और तुम्हारी इन डेप्थ नॉलेज एकदम रेडी रहे। क्योंकि आगे चल के भी अगर तुम्हें एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जितना इंपॉर्टेंट डीएसए उससे थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग, ओएस और आई वुड से डीबीएमएस जैसे सब्जेक्ट्स। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देके चलना है तुम्हें। यार कैंपस प्लेसमेंट के दौरान ना कई ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरों से प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं, या फिर उसी टाइम इंटरनेट से कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड करके अपने रिज्यूमे में डालते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए होते। आई वुड से प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट। कई बच्चे होते हैं जो सिमिलर ऑनलाइन कोर्सेज के सेम टू सेम प्रोजेक्ट, मतलब पूरे कैंपस में 1500 बच्चे हैं, 500 बच्चों के पास सेम ही प्रोजेक्ट है। ऐसे कई सारे कोर्सेज होते हैं जो काफ़ी लोगों ने खरीदे होते हैं, उस कोर्सेज के सेम ही प्रोजेक्ट उन लोगों ने बनाए होते हैं, एंड लिटरली अपने साइड से कोई इनोवेशन नहीं करी होती। इन सारे सिचुएशंस में प्रॉब्लम क्या होती है, इंटरव्यूअर बहुत आसान से पहचान जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट तुमने खुद बनाया है, कौन सा प्रोजेक्ट किसी का देखा है, कौन सा प्रोजेक्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया है, क्योंकि 99% और भी दूसरे कैंपसेस में या पहले भी उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ रहता है, राइट। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि यार तुम शुरू से अपने थोड़े प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्किल्स पे काम कर रहे हो, राइट। जो भी तुम मान लो कोई ऑनलाइन कोर्स में प्रोजेक्ट बनाते हो ना, जहाँ पे तुम्हारे एजुकेटर ने वो प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, उसके बाद कम से कम 7 से 8 नए फीचर्स, मेजर फीचर्स उस प्रोजेक्ट पर डालने की कोशिश करो, ताकि तुम उसमें अपना एक एसेंस, अपना एक एलिमेंट डाल पाओ, और इस एलिमेंट के एडिशन से ही तुम्हें और लर्निंग भी आ रही होगी, राइट। ये वाला जो पार्ट होता है ना, वो प्रोजेक्ट के राउंड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन ऑफ कैंपस में जब मेरा लिंक्डइन का इंटरव्यू था, तो भी उसमें एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट डिस्कशन राउंड था। तब तुम सोचो अगर मैं वहाँ पे सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स ना दिखा रहा हूँ, किसी और के प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, या फिर सिर्फ एक ऑनलाइन कोर्स का प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ जो कि सबने बनाया हुआ है, इट विल नॉट क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट फॉर मी और फॉर माई कैंडिडेचर। तो मेक श्योर कि यार तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स हैं तुम्हारे ऑन कैंपस इंटरव्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम्हारे रिज्यूमे में वेट डालते हैं इनकेस अगर तुम्हारे पास पहले इंटर्नशिप नहीं थी, या फिर अगर इंटर्न का ही इंटरव्यू है, तो इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्ट्स, राइट। सो मेक श्योर दैट यू कंट्रीब्यूट टू लेट्स से सम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, या फिर जो हैकाथॉन्स में काफ़ी इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं, वहाँ से तुम प्रोजेक्ट पिक करो, रादर देन जस्ट पिकिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम online courses that are opted by so many people. So that was it for this video guys. I hope कि ये सारी टिप आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी। मैं अपने खुद के टाइम पे कॉलेज प्लेसमेंट में डायरेक्टली नहीं बैठा था। आई टुक माई नेम फ्रॉम माई कॉलेज प्लेसमेंट, लेकिन मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं एंड फ्रेंड्स थे जो कॉलेज प्लेसमेंट में बैठे थे। उन सब से डिस्कशन करने के बाद, उन सब से थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये वीडियो कोलेट करा है, बिकॉज आई बिलीव कि स्टिल कैंपस प्लेसमेंट एक बहुत ही वाइड ऑडियंस या वाइड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को एक्चुअली फर्स्ट जॉब दिला रही होती है। सो आई बिलीव कि दीज टिप्स आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इफ you will try to apply them in your preparation. And if you guys like the video, please don't forget to hit the like button. और कोई भी doubts हैं, questions हैं, do drop them in the comment section. Right? We are going to meet soon in the next set of videos, guys. Till then, take care. Bye bye. I'm Sanket Singh signing off.